सम्राट जेम्स प्रथम। मेरे अपने पाप ही मेरे लिए काफी हैं। जेम्स जादू टोने में विश्वास रखने वाला एक निरंकुश एवं सनकी सम्राट था। उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा और नैतिकता और न्याय के मानदंडों का पूरी तरह ह्रास हुआ। जेम्स ने अपने जीवन में अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन लौंडे पालने में कोई राजा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अपने सार्वजनिक जीवन में जहां कहीं भी उनके साथ जाता, उसकी बाहें उनके गले में होती। वह बार बार उनका चुंबन करता, सहलाता और उनके गालों पर चिकोटियां काटता। वह अपने एक लौंडे विलियस को तो अपनी मधुर पत्नी तक कहने लगा था। 19 जुलाई 1566 को तड़के ही एडिनबर्ग राजमहल से सलामी में तोपें दागी गईं और किले की दीवारों पर जलाई गई आग की लपटें ऊंची उठने लगीं, जिससे कि शहर के लोगों को महारानी मेरी स्टुअर्ट के पुत्र जन्म का शुभ समाचार मिल सके। लड़के का नाम जेम्स स्टुअर्ट रखा गया। जेम्स एक ऐसा बालक था जिसके जन्म की इच्छा केवल उसकी मां को थी और जिसका स्वागत भी केवल उसकी मां ने किया। स्कॉटलैंड की जनता, देश की विधानसभा और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में से कोई भी नहीं चाहता था कि इस बालक का जन्म हो। पिता लॉर्ड डानले ने तो भरसक ये चेष्टा की कि बालक की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाए। 4 महीने पहले ही जब उसने महारानी मेरी की खाने की मेज पर महारानी के इतालवी सचिव डेविड रिजियो की हत्या की थी, उसी समय उसने मेरी की हत्या भी करनी चाहिए थी। डानले सब और यह कहता फिर रहा था कि मेरी की कोख में रिजियो का अवैध गर्भ है। 19 जून को तीसरे पहर महारानी मेरी स्टुअर्ट ने अपने पति डानले को बुलाया और उससे कहा कि वो प्रिवी परिषद के सदस्यों तथा अन्य दरबारियों के सामने जेम्स को औपचारिक रीति से अपना पत्र स्वीकार करे। डानले ने महारानी से प्राणदान का वचन लेकर जेम्स को विधिवत अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। प्राणदान का वचन उसे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसके मन में डर था कि रिजियो की हत्या और अपनी हत्या के प्रयास के लिए महारानी डानले को प्राणदंड दे सकती है। महारानी मेरी युवती थी, उसके भीतर वासना का उद्दाम ज्वार उठ रहा था। वह अपने पति से घृणा करती थी और उसने अपनी हत्या के प्रयास के लिए उसे मन से कभी क्षमा नहीं किया था। उसने शीघ्र ही डानले की हत्या करने का निश्चय कर लिया और उसके नए प्रेमी अर्ल ब्रोथवेल ने डानले की हत्या कर दी। उस समय वह 26 वर्ष की एक सन की युवती थी और यह नहीं समझ पाई थी कि उसका प्रेमी बोथवेल स्वयं स्कॉटलैंड का सम्राट बनने के लिए उसका उपयोग कर रहा था, जबकि मेरी की प्रिवी परिषद और स्कॉटलैंड की जनता न तो उसके साथ मेरी के वासनापूर्ण संबंधों को पसंद करती थी, न वह बोथवेल को अपने राजा के रूप में स्वीकार करने के लिए ही तैयार थी। मेरी बोथवेल को छोड़ने के लिए तैयार न थी, लेकिन उसने शीघ्र ही यह महसूस किया कि परिस्थितियां उसके विरुद्ध जा रही हैं। वह हताश हो गई और उसने सबसे पहले अपने बेटे जेम्स की हत्या करने का निश्चय किया, जिससे कि उसके विरोधियों को उसे हटाकर जेम्स को गद्दी पर बैठाने का अवसर प्राप्त न हो सके। लेकिन स्कॉटलैंड की सरकार इस ओर से सावधान थी और भाग्य भी जेम्स का साथ दे रहा था। मेरी जेम्स का अपहरण नहीं कर पाई और जेम्स ने स्वयं ही अपनी मां द्वारा दिया गया जहरीला सेब जमीन पर फेंक दिया, जिसको खाकर महल की अभागिन कुतिया मर गई। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स छठा। मेरी की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी और स्कॉटलैंड की जनता उसे अपने हाथों से नोच नोच कर मार डालना चाहती थी। मेरी ने विवश होकर 24 जुलाई 1567 को अपने बेटे जेम्स के हक में राज सिंहासन का परित्याग कर दिया। 29 जुलाई 1567 को जेम्स को स्टर्लिंग महल से चर्च में लाया गया, जहां स्कॉटलैंड के राजा जेम्स छठे के रूप में उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। जेम्स का लालन पालन षड्यंत्रों और धोखाधड़ी के वातावरण में हुआ। उस समय जेम्स की मां ने इंग्लैंड में शरण ले रखी थी। जेम्स को अच्छी शिक्षा दी गई। उसके 2 प्रमुख शौक थे, पुस्तकें पढ़ना और घोड़े की पीठ पर चढ़कर शिकार करना। कुछ समय बाद उसकी मां मेरी को अदालत के सामने पेश किया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। जेम्स ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से अपील की कि मेरी को प्राणदंड न दिया जाए, लेकिन जब महारानी ने जेम्स को 4000 पौंड प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देने की घोषणा कर दी तथा उसे यह विश्वास दिला दिया कि यदि उसने कोई अनुचित कार्य न किया तो वह महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड का सिंहासन पर जेम्स के उत्तराधिकार के मार्ग में बाधा नहीं डालेगी, तब जेम्स ने अपनी मां के प्राणदान के प्रति औपचारिक रुख अपना लिया और फरवरी
1587 में मेरी को प्राणदंड दे दिया गया। यहाँ ये बात स्मरणीय है कि महारानी एलिजाबेथ अविवाहित थी और उसका कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी न था। जेम्स धीरे धीरे एक भली प्रकार प्रशिक्षित राजा के रूप में उभर रहा था। उसका मस्तिष्क विवेक संगत था और उसकी समझ-बूझ काफी पैनी थी। इसके बावजूद वह समय समय पर पूरी तरह अंधविश्वासों के चक्र में फंस जाता और भयभीत होने लगता। सन 1598 में उसने काले जादू पर एक पुस्तक प्रकाशित की, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भूत प्रेतों, चुड़ैलों और काले जादू टोने का प्रश्न उठ खड़ा होता तो जेम्स का विवेक पूरी तरह लुप्त हो जाता था। वह जादू टोने से बहुत डरता था और कभी कभी तो इतना अधिक आतंकित हो जाता कि पागल जैसा व्यवहार करने लगता था। उन दिनों काले जादू ब्लैक मैजिक का बोलबाला था और वह स्कॉटलैंड के लगभग प्रत्येक वर्ग के लोगों में फैल चुका था। उसमें विश्वास करने वालों को डायना संप्रदाय डायनिक कल्ट कहा जाता था। जेम्स का विवाह डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक की छोटी बेटी एन के संग उसकी अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से हुआ था। सन 1589 के पतझड़ में जब एन जहाज द्वारा इंग्लैंड के ओर रवाना हुई तो उत्तरी सागर में इतना भयंकर तूफान आया कि उसे लौट जाना पड़ा। ये सुनकर जेम्स बेवल हो उठा और उसने एन को लाने के लिए स्वयं डेनमार्क जाने का फैसला कर लिया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को जब इस बारे में पता लगा तो वह उस पर बहुत नाराज हुई, लेकिन जेम्स पर तो पत्नी के प्यार का भूत सवार था। उसने एक न सुनी। अपनी सरकार का संचालन प्रिवी परिषद के हाथों में सौंपकर वह डेनमार्क के लिए निकल पड़ा और उसने वादा किया कि वह 20 दिन में लौट आएगा। परंतु समुद्र तो बेहद नाराज था। नॉर्वे होकर कोपेनहेगन पहुंचने में पूरा 1 महीना लग गया और उसने पूरी सर्दी एन के साथ सुहागरात मनाने में व्यतीत कर दी। एन एक साधारण महिला थी, सुशिक्षित, चंचल, प्रेमल और प्रसन्न स्वभाव वाली। एन में ये प्रतिभा न थी कि वह जेम्स को बौद्धिक संगति प्रदान कर सके, जिसकी उसे एक राजा के नाते बहुत आवश्यकता थी। इस विसंगति के बावजूद जेम्स ने जीवन भर किसी अन्य महिला की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा, परंतु सुंदर युवकों के साथ उसके असामान्य संबंध अवश्य रहे, जिन्हें एन ने सहन कर लिया क्योंकि उनसे एन के विवाहित जीवन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न थी। डेनमार्क से लौटने के तुरंत बाद जेम्स के कानों में यह अफवाह पड़ी कि उसके ही कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र द्वारा समुद्र में तूफान पैदा किया था, जिससे कि उसकी पत्नी उत्तरी सागर पार न कर सके। इस प्रकार के षड्यंत्र की अफवाहों से वह आतंकित हो उठा और पूरे 1 वर्ष तक अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें दंड देने में लगा रहा। कुल मिलाकर 39 व्यक्तियों पर यह आरोप लगाया गया कि वे एन के संग जेम्स के विवाह के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल थे। एक नौकरानी गिली डंकन ने ये स्वीकार किया कि उसने समुद्री तूफान को आमंत्रित करने के लिए की गई शैतान की पूजा के समय कुछ तांत्रिक धनें बजाई थीं। इसके अतिरिक्त एक जहरीले मेढक का जहर निकालने के लिए उसे लटकाकर भूना गया तथा मंत्रोच्चार करते हुए एक बिल्ली को समुद्र में फेंका गया, जिससे कि तूफान उमड़ आए। जेम्स के उड़ने बिछाने के कपड़ों पर कुछ जादुई क्रियाएं की गईं, जिससे कि वह निर्बल होता चला जाए। यही नहीं, उसकी मोम की प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा को आंच पर धीरे धीरे पिघलाया गया, जिससे कि जेम्स प्रतिमा की तरह स्वयं भी घुलकर नष्ट हो जाए। इन आरोपों में कुछ न कुछ सत्य तो अवश्य था, परंतु जिन लोगों ने यंत्रणाओं से घबराकर अपराध स्वीकार कर लिया था उनके बयान निश्चय ही अतिरंजित थे। काले जादू के अपराध में लिप्त पाए जाने पर अनेक स्त्री पुरुषों को जेम्स ने जिंदा ही जलवा दिया। जेम्स प्रथम इंग्लैंड का सम्राट। 1 सप्ताह तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद महारानी एलिजाबेथ का 24 मार्च 1603 को देहांत हो गया। ये संदेश लेकर सर रॉव कैरी लंदन से उसी दिन रवाना हो गया और 27 मार्च को देर रात से जेम्स के सामने उपस्थित होकर उसने एलिजाबेथ की मृत्यु और इंग्लैंड का सिंहासन उत्तराधिकार में जेम्स को प्राप्त होने का समाचार उसे दिया। जेम्स शीघ्र ही लंदन के लिए रवाना हो गया। उसके साथ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के अनेक दरबारी, सरकारी अधिकारी एवं अन्य लोग थे, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 1000 तक पहुंच गई। मार्ग में जेम्स का अभूतपूर्व स्वागत और सत्कार हुआ तथा आराम से लंदन पहुंचने में उसे पूरे 3 सप्ताह लग गए। एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 28 अप्रैल को शाही ढंग से किया गया।
उस अवसर पर जेम्स प्रमुख शोककर्ता के रूप में उपस्थित रहना चाहता था, परंतु लंदन में उस समय प्लेग फैली हुई थी। अतः जेम्स का शहर में प्रवेश उचित नहीं समझा गया, जिसके कारण उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। राजा के रूप में राजधानी में जेम्स का प्रवेश अगले बसंत तक संभव न था, परंतु उसका राज्याभिषेक इतने लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता था। अतः 25 जुलाई 1603 को इंग्लैंड के सम्राट के रूप में उसका राज्याभिषेक किया गया। अब वो 2 उपाधियों से विभूषित हो गया, इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम तथा स्कॉटलैंड का सम्राट जेम्स छठा। विचित्र न्याय। जेम्स के राज्यारोहण के बाद इंग्लैंड में राजमहल के षड्यंत्र शुरू हो गए। महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल के महानतम प्रशासक सर वाल्टर रैले की सहमति से मार्खम, लॉर्ड ग्रे, लॉर्ड कोबहम, जॉर्ज ब्रुक तथा वाटसन सरीखे राज दरबारियों ने जेम्स का अपहरण करके उससे जेम्स की चचेरी बहन अर्बेला स्टुअर्ट के पक्ष में राज सिंहासन छोड़ने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने का षड्यंत्र रचा। अर्बेला महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार के समय प्रमुख शोककर्ता थी और इंग्लैंड के सिंहासन पर उसका दावा जेम्स के बाद आता था। षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र रचते समय अर्बेला की सहमति नहीं ली। जॉर्ज ब्रुक ने सत्ता अपहरण की सफलता के लिए लंदन में स्पेन के एजेंट से सैनिक सहायता प्राप्त करने के बारे में बातचीत की, मगर षड्यंत्रकारियों का भेद खुल गया। उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया तथा न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया। रैले सहित 6 अपराधियों को मौत की सजा सुना दी गई। वाटसन और ब्रुक को फांसी लगा दी गई तथा रैले को बंदी बनाकर टॉवर भेज दिया गया। सनकी जेम्स ने अपने आप को दयावान और विवेकशील सिद्ध करने के लिए मार्खम, ग्रे और कोबहम को क्षमादान करने का निश्चय कर लिया। इन तीनों अपराधियों को हत्या के लिए वध स्थल तक ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने मित्रों और परिवार के लोगों से विदा ली तथा ईश्वर से अपने पापों की क्षमा याचना की, लेकिन उन्हें वहां से वापस ले आया गया। कुछ समय बाद उन्हें फिर से वध स्थल पर ले जाया गया, जहां वे वर्षों में खड़े रहे तथा उनके अपराधों और उनकी सजा का ब्यौरा तथा आदेश पढ़कर सुनाया गया। जब वे इस समूची यंत्रणा से गुजर चुके तो उन्हें बताया गया कि सम्राट ने उन्हें क्षमा प्रदान कर दी है। क्षमा प्रदान करने के अपने फैसले के बारे में जेम्स ने अपने दरबारियों को बताया। कुलीन और भावनाशील युवक ग्रे का वध करना और कमीन तथा बेहुदे कोबहम को क्षमादान करना अन्याय होता। दूसरी ओर घमंडी और अवज्ञाशील ग्रे को क्षमादान करना तथा नम्र एवं पश्चातापूर्ण कोबहम का वध करना भी उतना ही बड़ा अपराध होता। जेम्स के इस पहेली जैसे भाषण को दरबारी देर तक सुनते रहे। वे उसमें निहित विरोधाभासों से चकित होते रहे और सोचते रहे कि आखिर जेम्स कहना क्या चाहता है। तभी जेम्स ने घोषणा की कि वह तीनों अपराधियों को क्षमादान दे रहा है। जेम्स ने सर वाल्टर रैले के प्रति अत्यंत क्रूर व्यवहार किया। उसने रैले को बंदी बनाकर 13 वर्ष तक टॉवर में रखा। इस बीच रैले के सिर पर मौत की सजा की तलवार लटकती रही। इससे सिद्ध होता है कि जेम्स बहुत ओछी प्रवृत्ति का राजा था। रैले जेम्स के इस व्यवहार से तनिक विचलित नहीं हुआ। वह दर्शनशास्त्र के अध्ययन और रासायनिक प्रयोगों में लगा रहा। अपने इसी बंदीकाल में रैले ने अपनी विश्व प्रसिद्ध और विद्वत्तापूर्ण पुस्तक विश्व इतिहास की रचना की। रैले के प्रति जेम्स का व्यवहार बहुत शंकापूर्ण रहा। जून 1618 में जेम्स ने उसे सोने की खदानों की खोज के लिए अमेरिका भेजा, जिससे कि इंग्लैंड के खजाने के 137,000 पाउंड के उस घाटे की पूर्ति हो सके जो जेम्स की स्कॉटलैंड यात्रा और फिजूल खर्ची के कारण हुआ था। रैले अमेरिका से खाली हाथ लौटा। वहां युद्ध में उसका बेटा भी मारा गया, जिसके कारण रैले का चित्त बहुत दुखी था। जेम्स ने न तो न्याय की तनिक परवाह की, न रैले की रिहाई के पक्ष में लोकमत की, न औचित्य की। उसने नए सिरे से मुकदमा चलाए बिना सन 1603 में सुनाई गई मौत की सजा के आधार पर रैले का वध कर दिया। रैले ने अपनी मृत्यु को गरिमापूर्वक झेला। अपने वध से पहली रात उसने अपनी अंतिम कविता लिखी और वध स्थल तक जाने से पहले अपना पाइप पिया। रैले के वध के लिए जेम्स को उसकी अपनी पीढ़ी तथा आज तक आने वाली इंग्लैंड की किसी भी पीढ़ी ने क्षमा नहीं किया। ये सारा षड्यंत्र अर्बेला के व्यक्तित्व के चारों ओर रचा गया था, किंतु उसने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके लिए अर्बेला को पुरस्कृत किया गया। उसे शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य के रूप में दरबार में स्थान प्रदान किया।
जेम्स के दरबार में ही शाही परिवार का एक अन्य सदस्य विलियम सेमूर भी था, जो हेनरी अष्टम की बहन मेरी का वंशज था। सन 1603 में इंग्लैंड के राज सिंहासन पर उसका दावा भी पेश किया गया। सन 1610 में 35 वर्षीय अरबेला 23 वर्ष के विलियम सेमूर के प्रेम में दीवानी हो गई। दोनों ने विवाह करना चाहा, परंतु जेम्स को यह विवाह अपने सिंहासन के लिए बहुत खतरनाक प्रतीत हुआ, क्योंकि दोनों ही उसके सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। उसने उन दोनों से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे आपस में विवाह करने का दुस्साहस न करें, परंतु प्रेम तो अंधा होता है। अरबेला और विलियम ने गुप्त रीति से विवाह कर लिया। जेम्स को इस बारे में पता लगा तो वह आग बबूला हो गया। उसने विलियम सेमूर को टॉवर में बंदी बना दिया और अरबेला को उत्तरी इंग्लैंड में डरहम के बिशप के संरक्षण में सौंप दिया गया। जेम्स किसी भी तरह इस विवाह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। अरबेला डरहम से भाग निकली और उसने सेमूर को भी टॉवर से भगाने की तैयारी कर ली। उन दोनों को एक ही नाव में इंग्लिश चैनल पार करना था, परंतु सेमूर को आने में देर हो गई। नाव निकल गई और अरबेला को पकड़ लिया गया। सेमूर दूसरे जहाज से भाग निकला और अपनी जान बचाने में सफल हो गया। अरबेला की टॉवर में रखा गया और उसे 4 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। बारूद का षड्यंत्र। उधर सन 1605 में इंग्लैंड के कैथोलिक संप्रदायवादियों ने सम्राट की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। उस वर्ष 5 नवंबर को ब्रिटिश संसद का संयुक्त अधिवेशन होने वाला था, जिसमें जेम्स को उद्घाटन भाषण देना था। षड्यंत्रकारियों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उस दिन बारूद से उड़ाने की सब तैयारियां 6 महीने पहले ही पूरी कर ली और षड्यंत्रकारी इधर उधर छिटक गए। षड्यंत्रकारियों में से एक ट्रेशम की हिम्मत टूट गई और उसने लॉर्ड मॉन्टीगल को षड्यंत्र के बारे में सावधान करने के लिए एक पत्र भेजा, जिसे रात्रि भोज के समय जोर से पढ़कर सुनाया गया, जिससे कि षड्यंत्रकारी यह समझ जाएं कि उनके षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया है। इसके बाद लॉर्ड मॉन्टीगल ने प्रिवी काउंसलर लॉर्ड सेलिसबरी के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें उससे कहा गया था कि वह संसद के अधिवेशन में भाग न ले और उस दिन किसी अन्य स्थान पर चला जाए। ईश्वर और मनुष्यों ने मिलकर इस युग की बुराई को दंडित करने का निश्चय कर लिया है। इस संसद को एक भयंकर विस्फोट का सामना करना होगा और फिर भी वे यह नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें किसने चोट पहुंचाई है। लॉर्ड सेलिसबरी ने अपना कर्तव्य मानकर वह पत्र सम्राट जेम्स के सामने रख दिया। सेलिसबरी उसका अर्थ निकालने में पूरी तरह विफल रहा था, परंतु जेम्स ने तुरंत समझ लिया कि यह बारूद का षड्यंत्र है और षड्यंत्रकारी हाउस ऑफ लॉर्ड्स को बारूद से उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जेम्स के आदेश पर तीसरे पहर लॉर्ड सफॉक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तहखाने का निरीक्षण करने गया। वहां उसे फॉक्स नाम का एक व्यक्ति मिला, जिसे विस्फोट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तहखाने में बारूद बिछा दिया गया था और उसे लकड़ी के टुकड़ों के नीचे छिपा दिया गया था। फ्यूज, टिंडर बॉक्स और घड़ी लिए फॉक्स तैयार था। फॉक्स ने सफॉक को बताया कि लकड़ियां सर थॉमस पसी की हैं। फॉक्स समझ गया कि षड्यंत्र का भेद खुल गया है। फिर भी वह घबराया नहीं तथा वहां से भागने के बजाय वह इस आशा में वहीं रहा कि हो सकता है कि उसे विस्फोट करने का अवसर मिल जाए। अंततः रात को 11 बजे वेस्टमिस्टर का जस्टिस ऑफ द पीस सर थॉमस नाइवेट तहखाने में जा पहुंचा। उसने देखा कि फॉक्स अपने उपकरणों के साथ वहां मौजूद है। उसने फॉक्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और षड्यंत्र विफल हो गया। निरंकुश और फिजूल खर्च तानाशाह। जेम्स स्वेच्छाचारी शासक था। ये वह जमाना था जब राजाओं और सम्राटों को ईश्वर का प्रतिनिधि और रहस्यमय व्यक्तित्व का धनी माना जाता था। स्वयं जेम्स को अपने दैवी स्वरूप का अभिमान था और उसने इंग्लैंड का राजा बनने के बाद संसद के पहले अधिवेशन में कहा था, ईश्वर ने मुझे आपका राजा बनाकर आप पर अपने आशीर्वाद की वर्षा की है। जेम्स 2 सिंहासनों का स्वामी था, स्कॉटलैंड का सिंहासन और इंग्लैंड का सिंहासन। वह स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को एक संयुक्त राजनीतिक इकाई में जोड़ देना चाहता था। उसने अपनी इस धारणा को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया, मैं पति हूँ और समूचा द्वीप मेरी पत्नी है, मैं सिर हूँ और ये द्वीप मेरी देह है, मैं गडरिया हूँ और ये द्वीप मेरी भेड़ों का झुंड।
अतः मुझे आशा है कि कोई भी विवेकवान मनुष्य ऐसा नहीं सोचेगा कि गॉस्पेल के अधीन एक ईसाई सम्राट होते हुए मैं एक से अधिक विवाह करूं और 2 पत्नियों का पति रहूं। मैं एक सिर होने के नाते विभाजित देहों से ग्रस्त रह और एक गर्रिये के नाते, जिसे ईश्वर ने संसार की सुंदरतम भेड़ें प्रदान की हैं, मेरी भेड़ें 2 टुकड़ों में बंटी रहें। जेम्स के इस भाषण से उसकी अमान्यतावादी और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति तथा अपने राज्य और संसद के प्रति उसके तानाशाहीपूर्ण चिंतन का बोध होता है। सन 1604 में जेम्स ने एक आदेश जारी किया कि लोकसभा के आगामी चुनावों के परिणाम सीधे लोकसभा के पास भेजने के बजाय कोर्ट ऑफ चांसरी को भेजे जाएंगे। लोकसभा ने अपने इस अपमान को उस समय तो चुपचाप स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। यह अवसर शीघ्र ही आ गया। बकिंघमशायर से एक संसद सदस्य का विधिवत निर्वाचन हुआ, परंतु चांसरी ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। लोकसभा ने मामूली सी बहस के बाद चांसरी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया तथा निर्वाचित संसद सदस्य को सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। जेम्स इस अपमान को चुपचाप सहन करने वाला न था। उसने बदले में चोट की। उसने लोकसभा को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा के विशेषाधिकार सम्राट की सदिच्छा पर निर्भर हैं, और उसने सदन को सलाह दी कि वह अपनी कार्रवाई की वैधानिकता के बारे में न्यायाधीशों से परामर्श करे। जेम्स ने लोकसभा की समिति को आदेश दिया कि वह न्यायाधीशों को निरंकुश सम्राट मानकर उनके सामने जाए। इस बार लोकसभा में इतना साहस न था कि वह जेम्स के आदेश का प्रतिवाद या उल्लंघन कर सकती। जेम्स जीवन भर यह मानता रहा कि इंग्लैंड के सुशासन के लिए वही ईश्वर के सामने व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और संसद का अस्तित्व इस कार्य में उसकी सहायता करना मात्र है। जेम्स एक फिजूल खर्च तानाशाह था। इंग्लैंड का सम्राट पद संभालने के लिए स्कॉटलैंड से लंदन जाते समय मार्ग में जनता ने उसका समुचित स्वागत और सत्कार किया था। इसके बावजूद 3 सप्ताह की इस यात्रा पर उसने 10,000 पाउंड की राशि व्यय कर दी। इसके अतिरिक्त उसने खुले हाथों 14,000 पाउंड की राशि लुटा दी। इंग्लैंड का सम्राट होने के नाते राजकोष से उसके घरेलू खर्च के लिए प्रति वर्ष 1 लाख पाउंड की राशि दी जाती थी। राजकोष पर दूसरा बड़ा भार महारानी एन के कर्जे का था। अगले 10 वर्ष में उसने लंदन के जौहरी जॉर्ज हैरियट से 40,000 पाउंड के आभूषण खरीदे थे। सन 1605 में जब राजकुमार चार्ल्स को ड्यूक ऑफ यॉर्क की उपाधि प्रदान की गई, तब उस समारोह पर राजकोष से 10,000 पाउंड की राशि खर्च हुई। स्वयं जेम्स ने अपने शासन के प्रथम 4 वर्षों में 92,000 पाउंड के हीरे जवाहरात खरीदे। इसके अतिरिक्त वह जिसे मन आता अनुदान और भेंट दे देता था। सन 1610 तक उसने इस प्रकार 2,20,000 पाउंड की राशि नकद दे डाली थी। इसके अतिरिक्त उसने 30,000 पाउंड वार्षिक पेंशनें भी चालू कर दी थीं। असीम भ्रष्टाचार। जेम्स ने जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी जिससे चारों तरफ भ्रष्टाचार उत्पन्न हुआ। सरकारी अधिकारियों को वेतन और पेंशन देने के बजाय कमीशन और रिश्वत के अवसर दिए जाते थे। छोटे से छोटे पदों की बिक्री होती थी। राज्य के प्रत्येक विभाग में जेम्स के परिवार के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पर रिश्वत लेते थे। जब भी कोई सरकारी ठेका दिया जाता, तब उसमें अनेक स्तरों पर रिश्वतें ली और दी जाती तथा सार्वजनिक धन सरकारी अधिकारियों की जेबों में पहुंच जाता। जेम्स के शासनकाल में आर्थिक शुचिता का मानदंड बुरी तरह गिर गया था। वह लड़के पालता था। जेम्स ने अपने जीवन में अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखा, लेकिन वह किशोरों में बहुत दिलचस्पी लेता था। रॉबर्ट कार और जॉर्ज विलियर्स जब उसके पास गए, तब वे किशोर वय के ही थे। सन 1607 में रॉबर्ट कार को सर की उपाधि दी गई। इस उपाधि के परिणामस्वरूप कार को प्रतिवर्ष कुल 600 पाउंड राजकोष से मिलते थे। इसके अतिरिक्त जेम्स उसे बहुमूल्य आभूषण, वस्त्र और हीरों से जड़ी हुई स्वर्णमंडित पट्टिकाएं इत्यादि भी भेंट करता रहता था, तथापि वह कार के अल्पभत्ते की ओर से चितित रहता था। सन 1609 में जेम्स ने सर वाल्टर रैले की जागीर भी कार को प्रदान कर दी। यह एक बर्बरतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि वही एकमात्र संपत्ति थी जिसकी आय से रैले की पत्नी और उसका परिवार अपना भरण पोषण करता था। रैले को तो जेम्स ने पहले ही जेल में डाल रखा था।
उसकी इस कमीनी हरकत पर जनता ने बहुत शोर मचाया और रेले तथा उसकी पत्नी ने जेम्स से विनती की कि वो उनकी जायदाद उनसे न छीने, परंतु उसने इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह कार को बहुत तेजी से ऊंचा उठाता चला गया। 1 साल बाद ही उसने उसे लॉर्ड की पदवी देकर लॉर्ड रोचेस्टर बना दिया और मई 1611 में राजमुद्रा मुहर का संरक्षक। इस प्रकार वह सम्राट का निजी सचिव बन गया। सन 1613 में उसे अर्ल ऑफ समरसेंट की उपाधि दी गई तथा लॉर्ड चेम्बरलेन बना दिया गया। इस घटना ने जेम्स के चरित्र और देश की आम जनता में उसकी प्रतिष्ठा के त्रास की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया। जेम्स सार्वजनिक अवसरों पर भी कार के प्रति प्रेम का प्रदर्शन उसी प्रकार करता जैसा कि निजी जीवन में। वह जहाँ कहीं जाता, उसकी बाँह कार के गले में होती और वह बार बार उसका चुंबन करता, उसे सहलाता रहता, उसके गालों पर चिकोटी काटता और उसके बालों में उंगलियां फिराता रहता। जेम्स कार को कीमती कपड़े खरीद कर देता था और सब लोगों के सामने उसके सूट पर हाथ फेर कर स्नेह का प्रदर्शन करता था। महारानी एन को सार्वजनिक अवसरों पर कार के प्रति जेम्स का ये स्नेह प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था, परंतु जेम्स पर इसका कोई असर नहीं होता था। जेम्स का बेटा राजकुमार हेनरी भी अपने पिता की इस आदत के कारण उससे दूर होता चला गया। सन 1613 के आरंभ में कार ने एसेक्स की काउंटेस के साथ प्रेम लीला शुरू की। एसेक्स के अर्ल ने जब ये देखा कि उसकी पत्नी कार के प्रेम में दीवानी हो गई हो तो वह बहुत परेशान हुआ। काउंटेस ने अदालत के सामने अर्ल से इस आधार पर तलाक की प्रार्थना की कि अर्ल नपुंसक है। अदालत में इस मुद्दे पर विभाजन हो गया और पक्ष तथा विपक्ष के न्यायाधीशों की संख्या बराबर होने के कारण मामला जहां का तहां अटक गया। कार के साथ एसेक्स की काउंटेस के विवाह की संभावना ने एक और कांड को जन्म दिया। कार ने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक मामलों में परामर्श और मार्गदर्शन के लिए एक शिक्षक रख छोड़ा था, जिसका नाम था सर थॉमस ओवरबरी। जैसे ही ओवरबरी के कान में काउंटेस द्वारा तलाक याचना की खबर पड़ी, वैसे ही उसे लगा कि यदि कार ने विवाह कर लिया तो उस पर उसका अपना प्रभाव और नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा। यह विचार मन में आते ही ओवरबरी ने विवाह के इस प्रस्ताव को सफल न होने देने का निश्चय कर लिया। ओवरबरी के पास इस बात के निश्चित प्रमाण थे कि काउंटेस तलाक की मांग इसलिए कर रही थी क्योंकि वह कार से प्रेम करती थी। ओवरबरी ने कार को धमकी दी कि यदि उसने काउंटेस के साथ संबंध विच्छेद नहीं किया तो वह उन प्रमाणों को अदालत के सामने पेश कर देगा। कार ने इस नए संकट की सूचना जेम्स को दी और जेम्स ने ओवरबरी को खरीदने तथा लंदन से हटाने के लिए उसे विदेश में एक मिशन का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे ओवरबरी ने अस्वीकार कर दिया। जेम्स ऐसा सम्राट न था जो अपने किसी प्रजानन द्वारा अपने प्रस्ताव का ठुकराना सह लेता। उसने तुरंत ओवरबरी को टॉवर में बंदी बनाने का आदेश दे दिया। इस प्रकार ओवरबरी एसेक्स की काउंटेस के तलाक के मार्ग में रोड़ा अटकाने में असमर्थ हो गया। जेम्स ने अदालत की दुविधा को समाप्त करने के लिए अपने वफादार बिशपों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया और अदालत से काउंटेस के पक्ष में निर्णय ले लिया। काउंटेस को तलाक मिल गया और उसने कार के संग विवाह कर लिया। जब कार का विवाह हो रहा था तो उसका शिक्षक और उसके अंतःकरण का प्रेरी टॉवर में अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था। 26 दिसंबर 1613 को ओवरबरी की मृत्यु हो गई। ओवरबरी की मृत्यु के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। इन अफवाहों में सत्य का अंश काफी मात्रा में मौजूद था, लेकिन सन की सम्राट जेम्स के मन में अपने सार्वजनिक बिंब की तनिक चिंता न थी। कार एक उद्दंड नवयुवक था। जेम्स के प्रेम ने उसे दम्भी बना दिया था। वह स्वयं सम्राट को भी कुछ न गिनता था। उसने कभी यह पहचानने की कोशिश नहीं की कि जेम्स को गुलाम नहीं बनाया जा सकता और वह केवल अपनी सनक का ही दास रहता है। कार यही धोखा खा गया और उसकी यह भूल ही उसे ले बैठी। कार अब एक विवाहित प्रौढ़ पुरुष हो गया था और जेम्स को अपने लिए एक ऐसे किशोर प्रेम पात्र की आवश्यकता थी जिसके संग वह अपनी वासना की पूर्ति कर सकता। शीघ्र ही वह एक सुंदर किशोर जॉर्ज विलियर्स में रुचि लेने लगा। जॉर्ज विलियर्स उसका अंतिम और सबसे अधिक प्रिय प्रेम पात्र बन गया। विलियर्स किशोर तो था ही, उसका रूप और व्यवहार भी स्त्रियों जैसा ही था। जेम्स ने कार को स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि विलियर्स पर उसका प्रेम कार की स्थिति को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगा, परंतु कार के मन में विलियर्स के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई।
जेम्स पहले तो ये सब चुपचाप देखता रहा, फिर उसने समय समय पर कार को समझाने की चेष्टा की। कार जब किसी प्रकार नहीं माना तो जेम्स ने उसके नाम एक लंबा पत्र लिखा। पत्र में उसने कार पर दंभी होने का आरोप लगाया और उससे कहा कि वह अपने व्यवहार को सुधार ले। कार पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये बड़ी विचित्र बात थी कि महारानी एन कार अथवा विलियस के प्रति जितनी ईर्ष्यालु हो सकती थी, कार विलियस के प्रति उससे भी कहीं अधिक ईर्ष्यालु था। जेम्स विलियस को सर की उपाधि देने जा रहा था। जिस दिन ऐसा होने वाला था उस दिन उसने जेम्स के नाम एक टिप्पणी लिखकर भेजी, जिसमें उसे विलियस को सर की उपाधि देने के लिए मना किया गया था। जेम्स उस टिप्पणी को पढ़कर आग बबूला हो गया। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अपनी योजना के अनुसार विलियस को सर की उपाधि प्रदान कर दी। अब जेम्स कार को सबक सिखाने पर उतारू हो गया। कार विभिन्न लोगों की नियुक्ति की जो सिफारिशें जेम्स के पास भेजता, जेम्स उन्हें रद्द करने लगा। उसने कार से सिक पोर्ट की वार्डनशिप भी छीन ली। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही कार के विरोधियों को यह आभास हुआ कि कार सम्राट की निगाहों से गिर गया है, वैसे ही उन्होंने इस बात के प्रमाण पेश करने शुरू कर दिए कि टॉवर में कैदोवब्री को विष देने में कार और उसकी पत्नी का हाथ था। शुरू में तो जेम्स ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस हुआ कि इस आरोप में सच्चाई हो सकती है। उसने टॉवर के लेफ्टिनेंट सर गरवासे एल्वेस से इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी। एल्वेस ने रिपोर्ट पेश कर दी और जेम्स ने मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कोक को जांच का काम सौंप दिया। ये देखकर कार आशंकित हो उठा और उसने सम्राट से कहा कि प्रिवी सील के पद पर अपने कार्यकाल में उससे जो भी भूलें और नियमितताएं हुई हों उनके लिए उसे आम माफ़ी प्रदान की जाए। इस प्रकार की आम माफ़ी आमतौर पर दी ही जाती थी। इसमें कोई विशेष बात न थी। सम्राट आम माफ़ी देने के लिए सहमत हो गया और उसने लॉर्ड चांसलर एलिस्मिया को आदेश दिया कि माफ़ी के दस्तावेज पर सम्राट की मुहर लगा दे। ये सुनकर एलिस्मिया घुटनों के बल सम्राट के सामने झुक गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं है, फिर भी यदि सम्राट का ऐसा ही आदेश है तो इन दस्तावेज पर सम्राट की मुहर लगाने के लिए पहले मुझे माफ़ी प्रदान की जाए। जेम्स सकपका गया और कार की माफ़ी का मामला लटक गया। इस बीच महारानी एन ने जेम्स को समझाया और जेम्स माफ़ी के मामले में जल्दी न करने के लिए तैयार हो गया। इस समय तक अदालत के सामने कार और उसकी पत्नी के विरुद्ध ऐसे ठोस प्रमाण आ चुके थे कि अब माफ़ी का प्रश्न ही नहीं उठता था। इस प्रकार कार माफ़ी का कवच प्राप्त करने में विफल हो गया। कार ने जांच के प्रति असहयोग का रुख अपनाए रखा और जब अदालत ने उसे अपने सामने बुलाया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। इस पर जेम्स ने कार को समझाया, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि न्यायाधीश मुझे बुलाए तो मुझे भी उसके सामने हाजिर होना चाहिए। कार को इस प्रकार तैयार करने के बाद जेम्स सीढ़ियों से उसके साथ उतरकर उसकी बग्घी तक आया। जेम्स ने कार को गले लगाया और बार बार उससे ये पूछता रहा कि अब उनकी भेंट कब होगी। फिर उसने उसका चुंबन किया, परंतु जैसे ही कार की बग्घी रवाना हुई जेम्स को ये बड़बड़ाते हुए सुना गया कि अब शैतान ही तुझे संभाले, अब मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखूंगा। कुछ समय बाद जेम्स ने कार को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा कि मैंने कभी भूलकर ऐसा नहीं सोचा कि मुझे दूसरों के पापों का बोझा भी अपने कंधों पर ढोना है। मेरे अपने पाप ही मेरे लिए काफ़ी हैं। उसने कार को हिदायत दी कि वह इस पत्र को कम से कम 2 बार पढ़े। अदालती जांच कार के लिए उस समय बहुत भारी पड़ गई जब उसकी पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर भी कार अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अब अदालत के लिए मुकदमा चलाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। जेम्स को ये सोचकर परेशानी हुई कि जो व्यक्ति किसी समय उसके प्रेम का पात्र रहा हो उसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चले। जेम्स ने कार के पास ये गोपनीय संदेश भेजा कि यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले तो सम्राट उसे, उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे को निश्चय ही प्राणदान दे देगा। कार ने ये प्रस्ताव निरादर पूर्वक ठुकरा दिया। अब सम्राट ने उसे झुकाने के लिए एक चाल चली। उसने कार को ये कहलवाया कि उसकी पत्नी ने ओवरव्री की हत्या के षड्यंत्र में उसके शामिल होने की बात कही है, अतः अब कार द्वारा अपना बचाव एकदम निरर्थक हो गया है। कार से जब ये कहा गया तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उसने धमकी दी कि
मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई तो मैं ऐसे गोपनीय रहस्य खोल दूंगा जिनसे सम्राट और उसका साम्राज्य दोनों संकट में फंस जाएंगे। कार की इस धमकी से जेम्स के मन में ये खतरा पैदा हो गया। अतः उसने आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कार के दोनों ओर 2 व्यक्ति अपने हाथों में कंबल लिए खड़े रहें और जैसे ही कार कोई खतरनाक बात कहना शुरू करे वैसे ही उसके सिर पर कंबल डालकर उसका मुंह बंद कर दें। कार के मन में अंतिम क्षण तक यह आशा थी कि जेम्स उसे सार्वजनिक मुकदमे की सुनवाई के अपमान से बचा लेगा। कार का मानसिक संतुलन धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा था जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे मौत की सजा सुना दी गई है तथा स्वयं कार को भी अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने पेश होना होगा तो वह क्रुद्ध हो उठा तथा उसने घोषणा कर दी कि उसे घसीटा भले ही जाए, वह अपने पांवों से चलकर वेस्टमिंस्टर नहीं जाएगा। उस समय रात हो चुकी थी और जेम्स सोने चला गया था, परंतु यह एक ऐसा मामला था जिसकी सूचना जेम्स को देना अनिवार्य था। जेम्स को जगाया गया और उसे यह समाचार दिया गया। जेम्स शांत रहा किंतु उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कानून के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अदालत को जो उचित लगे वही कार्रवाई की जाए। कार को जेम्स के इस आदेश की सूचना दे दी गई। अब कार समझ गया कि उसे जेम्स का संरक्षण नहीं मिलेगा। वह अदालत में स्वयं को निर्दोष बताता रहा परंतु न तो उसने कोई अप्रिय प्रसंग ही उपस्थित किया न कोई रहस्योद्घाटन ही किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को सर्वसम्मति से दोषी घोषित कर दिया तथा उसे और उसकी पत्नी को मौत की सजा सुना दी। इससे जेम्स की चिता समाप्त हो गई। कार की पत्नी ने सम्राट से दया की याचना की परंतु कार ने प्राणदान नहीं मांगा। उसने केवल इतना ही कहा कि उसे फांसी देने के बजाय उसका सिर तलवार से कटा दिया जाए। जेम्स ने दोनों को प्राणदान दे दिया तथा कुछ समय बाद उन्हें टॉवर से रिहा भी कर दिया। जेम्स ने कार के पास गार्टर की पदवी और 4000 पाउंड प्रतिवर्ष की पेंशन बनी रहने दी। उसके लिए इतना ही क्या कम था कि कार से उसका पिद छूट गया। मार्च 1619 में महारानी एन का देहांत हो गया और अब जेम्स पूरी तरह विलियर्स के स्नेह पर आधारित हो गया था। इस समय तक विलियर्स को लॉर्ड बकिंघम की उपाधि प्रदान की जा चुकी थी और जेम्स उसे अपनी मधुर पत्नी कहने लगा था। जेम्स बहुत तेजी से बूढ़ा हो चला था और अंततः 27 मार्च 1625 को उसका देहांत हो गया।